हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम 3 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। आज का जो वीडियो है इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट आर द राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर। और उसी तरह जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, थर्ड पार्ट के अंदर जो रिट्रेसल एजेंसीज हैं उनके पावर, फंक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज, बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जिसको 2009 एक्ट ने रिप्लेस किया है। पार्लियामेंट ने इस एक्ट को 6 अगस्त को जो है मतलब इसको पास किया था, जिसके बेसिस पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसको रिप्लेस किया गया था। और प्रेसिडेंट ने अपनी जो रजामंदी है वो 9 अगस्त को दी है। और ये एक्ट जो है दैट विल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया 20 जुलाई 2020 को, तो ये उस दिन से एप्लीकेबल है और ये पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है और उसको जो भी उसकी कंप्लेंट है, जो भी उसकी ग्रीवेंस है, उसको बहुत तेजी के साथ और इनएक्सपेंसिव वे से जो है सॉर्ट आउट करना है, डील करना है, उसको एड्रेस करना है। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। ये हर तरह के बिजनेस के अंदर एप्लीकेबल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो गुड सप्लाई करता है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो ई कॉमर्स फॉर्म्स थी उनको भी इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके मेन फीचर जो है हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको, उस डेफिनेशन को वाइड किया गया। उसी तरह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो डेफिनेशन थी उसको भी वाइड किया गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काफी सारी चेंजेस हुए, ज्यादा कंज्यूमर को एज कम्पेयर टू 1986 ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई और कंज्यूमर की डेफिनेशन को भी वाइडन कर दिया। और कंज्यूमर के अंदर वो कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के अंदर सेल और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर परचेजिंग करते हैं। तो डेफिनेटली जो है ई कॉमर्स बिजनेस भी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होता है। और उसी तरह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन को भी बड़ा कर दिया गया। इसके अंदर अगर ऑनलाइन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है और उसी तरह मीमो या बिल जो है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं इशू किया जाता, या डिफेक्टिव गुड्स और जो डिफेक्टिव सर्विसेज हैं उनको अगर डीएक्टिवेट नहीं किया जाता, और उसी तरह क्या है कि जो इनका रिफंड है वो स्टिपुलेटेड टाइम मेंशन के अंदर जो है देना है। अगर कोई ऐसी स्टिपुलेशन नहीं है तो विद इन 30 डेज के अंदर देना है। और उसी तरह अगर वो कंज्यूमर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है अगर वो लॉ के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, किसी को डिस्क्लोज करते हैं, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर कवर किया जाएगा। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक नया कंसेप्ट जो था इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर क्या है कि अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर को ही फेवर करते हैं और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। और कई बार देखो जैसे कंज्यूमर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो है एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट मंगवाते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको कहते हैं कि वो डिपॉजिट करवाए, या अगर कंज्यूमर जो है ब्रीच करता है तो उसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी, जो कि जितना मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को लॉस हुआ है उसका कंपैरेटिवली काफी डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। और उसी तरह क्या है कि जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है कि वो यूनिलेटरली, कंज्यूमर के पास ये राइट अवेलेबल नहीं है तो वो यूनिलेटरली बिना किसी रीजन के जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है। अगर एक्सेसिव टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि एक नया कंसेप्ट जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटायर मतलब यहाँ पे अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें भी कवर होती हैं कि अगर यूनिलेटरल एक पार्टी जो है बिना किसी कॉज दिए, बिना कोई रीजनेबल रीजन दिए बिना ही उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, बट कंज्यूमर के पास ये राइट अवेलेबल नहीं है, तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माना जाता है। उसी तरह सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू अथॉरिटी, और उसी तरह ये प्रपोजल दिया गया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो सेटअप की जाएगी, जो कि कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उसको रेगुलेट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और उसको इन्फोर्स करेगी। और उसी तरह जो मैटर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के भी रेगुलेट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कंज्यूमर को इनके अगेंस्ट, और उसकी इन्फोर्समेंट करेगी। और सीसीपीए को बहुत सारी पावर दी गई जिसके बेसिस पे वो इंक्वायर कर सकते थे, इन्वेस्टिगेट कर सकते थे और एक्शन भी ले सकते थे अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट कोई वायलेशन होती है। उसी तरह एक अनदर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो अपने स्कोप के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन को इंक्लूड करती है। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी जो है डिफाइन की गई है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की या प्रोडक्ट सेलर की, या कोई भी जो सेलर है, चाहे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर कंज्यूमर को कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या कोई डेफिशिएंसी है तो वहां पे कंपनसेशन देने की है। और यहाँ पे प्रोडक्ट सेलर जो है उसको भी डिफाइन किया गया है कि पर्सन टू इंक्लूड ए पर्सन जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्ट जो है प्लेस करता है, जिसके अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं, इवन जो एग्रीगेटर्स होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीजों को प्रोवाइड करते हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। और उसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो 3 टायर सिस्टम है, तो वहां पे जो कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज हैं उनके अंदर भी जो उनकी बेसिकली कुछ चेंजेस हुई हैं। जैसे न्यू एक्ट ऑफ 2019 के मुताबिक एक एडेड बेनिफिट भी है कि जहाँ पे कंप्लेंट, पहले पहले क्या होता था कि जहाँ पे जिसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट की है, जहाँ पे वो रिसाइड करता है उसी एरिया के अंदर ही हम कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। अब कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है जहाँ पे वो रिसाइड करता है या पर्सनली काम करता है, वो उस एरिया के अंदर भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसी तरह मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन भी जो रिड्रेसल एजेंसीज है उनकी इंक्रीज की गई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन की पहले 20 लाख से अब ये अप टू 1 करोड़ है, स्टेट कमीशन की पहले ये अप टू 1 करोड़ थी, अब ये अप टू 10 करोड़ है, नेशनल कमीशन की ओवर एंड अबव 10 करोड़, पहले ये 1 करोड़ थी। और यहाँ पे क्या है कि जो पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन के बेसिस पे डिटर्मिन होती है, तो ये भी काफी जो है इसके अंदर चेंजेस हैं। उसी तरह मीडिएशन एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंज्यूमर फोरम जो है बेसिकली जो है मतलब एक और जो है कि किस तरह से हम डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं, कि यहाँ पे जो मैटर है जो है मेडिएशन के लिए भी रेफर किया जा सकता है, बट प्रोवाइडेड के दोनों पार्टी जो है उस पर रजामंदी है। उसी तरह जो स्टेट कमीशन है, रिस्पेक्टिव स्टेट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कंज्यूमर मेडिएशन सेल जो है एस्टैब्लिश करेगा। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के अंदर सेटअप करेगी। और उसी तरह जो ई कंप्लेंट्स है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली जो है जो भी रूल्स गवर्नमेंट बनाती है उसके तहत वो फाइल कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है will now have to acknowledge the receipt of consumer complaints within 48 hours and readdress the complaint within a month from the date of the receipt। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इनको जो भी कंप्लेंट जो है बेसिकली फाइल की जाती है तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो 48 आवर्स, जब इनको कंप्लेंट मिलती है तो उसके विद इन 48 आवर्स जो है एक्नॉलेज करेंगे कि हमने आपकी कंप्लेंट जो है रिसीव कर ली है। और उसी तरह 1 महीने के अंदर जो है उसको सॉल्व करने की भी जो है सॉल्व भी की जाएगी। उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन देता है, बहुत सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, और जो कंज्यूमर है उसको किस तरह से डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंसी इन सर्विस जो है उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो या किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई, तो उन सबसे ये बचाता है। और उसी तरह 3 टायर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे है,
जहाँ पे कंज्यूमर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वेरियस राइट जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। राइट टू सेफ्टी, देखो यहाँ पे राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि जो कंज्यूमर है उनको ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो है नहीं प्रोवाइड की जाएंगी जो उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस हो। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हेजर्डस टू का मतलब होता है कि जो लाइफ और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डेंजरस है। तो यहाँ पे जब राइट टू सेफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसको भी देखा जाएगा। देखो यहाँ पे राइट टू सेफ्टी के अंदर देखो क्या है कि यहाँ पे ये नहीं है कि उनको अडल्ट्रेटेड जैसे मिलावटी फूड जो होता है उनकी लाइफ के लिए जो है बहुत ही डेंजरस होता है। उसी तरह अगर कमजोर सीमेंट है तो वो उनकी प्रॉपर्टी के लिए भी डेंजरस होता है। इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि कंज्यूमर हैज द राइट टू get the information about the quality, quantity, purity, standard and price of the goods and services ताकि अनफेयर एंड अब्यूजिव जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और सारी इंफॉर्मेशन जो है पैकिंग और लेबलिंग के अंदर देनी एसेंशियल है। उसी तरह राइट टू मेक चॉइसेस जिसको हम कह सकते हैं राइट टू हैव एक्सेस टू वैरायटी एंड गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो देखो कंज्यूमर जो है उसके पास राइट है कि जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज है अपनी लाइकिंग की खरीद सकता है, रिटेलर प्रोड्यूसर या सप्लायर उसको फोर्स नहीं कर सकता। राइट टू चूज का मतलब है कि चीजें जो है अवेलेबल होनी चाहिए जिसके बेसिस पे क्या है कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। राइट टू चूज मीन्स अश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, एबिलिटी एंड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोड्यूसर उसको फोर्स नहीं कर सकता, सप्लायर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर चीजें ही तूने लेनी है। कंज्यूमर जो है अपनी इच्छा के मुताबिक जो भी उसको लगता है कि ये सुटेबल प्रोडक्ट है वो ले सकता है। राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन, देखो कंज्यूमर जो है वो उसके पास ये राइट है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर उसने कोई कंप्लेंट फाइल की है तो उसकी उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि उसकी बात सुनी जाए और अपने इंटरेस्ट को वो एडवोकेट कर सकता है। और उसी तरह यहाँ पे ये जो राइट है टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट और अदर पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी उसके पास ये राइट है। राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन or seek redressal against unfair trade practices or any other exploitation। अगर वो कोई कंप्लेन करता है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है या एक्सप्लोइटेशन है तो वहां पे वो उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो वहां पे सोल्यूशन रेमेडी ले सकता है। राइट का मतलब है कि कंज्यूमर की जो एक्सप्लोइटेशन है उसके अगेंस्ट उसको बात सुनी जाएगी, उसको जस्टिस दिया जाएगा। और उसी तरह राइट टू रिड्रेसल के अंदर कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी या गुड्स की रिप्लेसमेंट या अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको रिपेयर किया जाएगा जो भी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है उसके मुताबिक जो है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इट इज द राइट ऑफ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी इन्फॉर्म्ड टू दी। यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे जो कंज्यूमर है कि उसको एजुकेट किया जाए कि ये राइट जो है दैट इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अब देखो जो पढ़े लिखे कंज्यूमर होते हैं उनको तो पता होता है और ये राइट ये भी अश्योर करता है कि जो इलिटरेट जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको भी एग्जिस्टिंग एक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और एजेंसी सेटअप की जाए जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है स्कूल्स के अंदर भी डाला गया है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के सिलेबस के अंदर भी डाला गया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मीडिया की भी हेल्प लेती है जिसके द्वारा वो इस एक्ट को जो है पब्लिसाइज करती है ताकि लोगों को जो है इस एक्ट के बारे में पता चले और वो अपने राइट्स की जो है इन्फोर्समेंट करें।